वो उस वक़्त रेस्टोरेंट की एक कुर्सी पर बड़ी बेफिक्री से बैठा हुआ था। राना अभी तक पहुंची नहीं थी। उसकी आदत थी कि वो मुकर्ररा वक्त पर पहुंच जाती थी। ये पहला मौका था कि वो आज आधा घंटा गुजर जाने पर नहीं पहुंची थी। बहरा अभी उसके आर्डर का मुंतज़र था, इसलिए वो बार बार इस पर नज़र डाल रहा था। आधा घंटा मज़ीद गुजर जाने पर राना गेट से अंदर दाखिल होती नज़र आई। उसे देखकर राहील के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। उसे पूरी उम्मीद थी कि राना ज़रूर आएगी और वो रेस्टोरेंट में दाखिल हो चुकी थी। राना से दोस्ती हुए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था, मगर लगता था कि वो बरसों से एक दूसरे को जानते और चाहते हैं। इस रोज़ वो हस्ब मामूल सुबह के वक़्त कार में दफ्तर के लिए निकला था। सड़क पर कार तेज़ी से दौड़ रही थी कि अचानक उसे कार को ज़ोर से एक ब्रेक लगाना पड़ा। उससे आगे दौड़ती बस से एक लड़की सड़क पर गिरी थी। अगर वो फौरी ब्रेक ना लगाता तो वो लड़की कार के पहियों तले रौंद जाती। बस भी रुक गई थी। बस मुसाफिरों से कचाकच भरी हुई थी। वो लड़की बस के गेट पर ही खड़ी थी। एक गड़ाहा जाने पर बस ज़ोर से उछली थी। ऐसे में वो बस में अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सकी थी और लुढ़क कर नीचे जा गिरी। सर पर शदीद चोट आने पर वो लहूलुहान थी। बस से लोग नीचे उतर आए थे और ड्राइवर को बुरा भला कह रहे थे कि वो बस को अंधाधुंध मंगाते हैं। जब बस मुसाफिरों से खचाखच भरी हुई है तो उन्हें बस की रफ्तार कम रखनी चाहिए। लड़की को फौरी तिब्बी इमदाद की ज़रूरत थी। सड़क पर कोई टैक्सी या रिक्शा नहीं था। ऐसे में मुसाफिरों को राहील की कार ही नज़र आई। दो आदमी उसकी जाने बढ़े। इस लड़की को फौरी तिब्बी इमदाद की ज़रूरत है, क्या तुम उस वक़्त इस मुश्किल को हल कर सकते हो? एक आदमी ने कहा। इसे कार की पिछली सीट पर डाल दें, मैं इसे अस्पताल ले जाता हूँ, राहील ने कहा। लड़की के सर पर शदीद चोट आई थी, इसलिए वो बेहोश हो चुकी थी। एक लम्हा को राहील को खौफ सा आ गया कि वो कहीं किसी मुसीबत में गिरफ्तार ना हो जाए। आगे की सीट पर बुजुर्ग को साथ बैठा देखकर उसे कुछ तसल्ली हुई कि वो मुसीबत आने पर उसकी गवाही दिला देगा। नोटबुक्स में एहतियातन राहील ने बस का नंबर भी नोट कर लिया था। जो लोग कार में नहीं आ सकते थे उन्हें उसने अस्पताल का कहकर कार आगे बढ़ा दी। अस्पताल पहुंचकर राहील ने फौरी तौर पर लड़की को एमरजेंसी रूम में मुंतकिल कर दिया। अस्पताल की पर्ची बनवाते हुए जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वो बुजुर्ग जो उसके साथ आए थे गायब थे। जिन्हें वो अस्पताल आने का कह कर आया था उनका भी कुछ पता नहीं था। वक्ती तौर पर राहील के हाथ पैर फूल गए थे। लड़की के मर जाने पर उसे एक्सीडेंट में ज़ख्मी करके हलाक करने का उस पर मुकदमा बन सकता था। वो फ़रार भी नहीं हो सकता था। मुश्किलात से बचने का वाहिद हल हालात का मुकाबला करने में ही था। इसलिए राहील ने हिम्मत पकड़ी। कार में वो पहले ही लड़की के पर्स से शनाख्ती कार्ड निकाल चुका था, इसलिए राहील ने लड़की का नाम, वल्दियत और पता लिखवा दिया। एमरजेंसी रूम में बर वक्त तबी इमदाद मिल जाने पर वो होश में आ गई थी। वो हैरत से कभी खुद को और कभी एमरजेंसी रूम को देख रही थी। राहील बड़ी देर से लड़की को देख रहा था। दूधियाई रंग की लड़की, वो उसे बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो कोशिश के बावजूद उस पर से नज़र नहीं हटा पा रहा था। वो थी भी बहुत हसीन। उसकी जगह और कोई और भी होता तो उसकी भी यही हालत होती। मुझे यहाँ कौन लाया? लड़की ने एक नर्स से पूछा। वो सामने खड़े हैं। नर्स ने राहील की तरफ इशारा किया। आप मुझे लाया हैं? लड़की ने पूछा। जी राना साहिबा, मैं ही आपको लाया हूँ। तुम बस से गिरकर बेहोश हो चुकी थी। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? उसने हैरत से राहील को देखा। तुम्हारे इस शनाख्ती कार्ड से, राहील ने शनाख्ती कार्ड उसे देते हुए कहा। मेरा पर्स भी था, वो मेरी कार के अंदर मौजूद है। तुम मुझे अपने घर का नंबर बता दो ताकि मैं उन्हें इतला कर दूं, राहील ने कहा। राना के अपने घर का नंबर बताने पर राहील ने वाक़या की इतला कर दी। इतला मिलते ही वो अस्पताल पहुंच गया। राना को फौरी अस्पताल ले आने पर उसके वालिदैन बार बार राहील का शुक्रिया अदा कर रहे थे। वो राना के वालिदैन के अस्पताल आ जाने पर राना को उसका पर्स देकर वापस चला आया था। राना एक हफ्ते तक अस्पताल में ज़ेरे इलाज रही। राहील रोज़ाना उसे देखने की गरज से अस्पताल जाता रहा। राना के घर वाले समझ रहे थे कि राहील उनकी बेटी की मजाज परसी कर रहा है,
لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی کہ وہ رانا کی محبت میں مبتلا ہو چکا تھا۔ وہ جب بھی اسے دیکھ نہ لیتا سکون نہ آتا تھا۔ اسپتال سے ڈسچارج ہونے پر رانا گھر منتقل ہو چکی تھی، پھر بھی راحیل کا رانا سے موبائل سے رابطہ برقرار تھا۔ وہ روزانہ موبائل پر اس کی مزاج پرسی کرتا رہتا تھا۔ راحیل کی ہمدردی نے رانا کا دل جیت لیا تھا۔ وہ اب راحیل سے زیادہ اس کو چاہنے لگی تھی اور مستقبل میں ساتھ جینے اور مرنے کے سہانے خواب دیکھنے لگی تھی۔ رانا ایک مقامی پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتی تھی۔ واقعہ کے دن بھی اسکول جانے کو گھر سے تیار ہو کر نکلی تھی۔ اس دن بسیں بہت کم چل رہی تھیں۔ خاصی دیر سے اس کی مطلوبہ بس آئی تھی اور وہ مسافروں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ وہ اس بس میں ہرگز نہیں چڑھتی، لیکن وہ پہلے ہی سے اسکول سے لیٹ ہو چکی تھی، اس لیے مجبوراً وہ بس کے گیٹ پر ٹھس کر کسی طرح سے کھڑے ہو جانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ بس تھوڑی دور ہی چلی تھی کہ ایک بڑا گڑھا آ گیا۔ بس کی رفتار تیز تھی، اس لیے بس کو زوردار جھٹکا لگا اور مسافر بس میں اچھل پڑے۔ رانا گیٹ پر کھڑی تھی اور اس نے کسی چیز کو پکڑا ہوا نہیں تھا، اس لیے سڑک پر سر کے بل گر پڑی۔ سر میں چوٹ لگتے ہی خون بہہ نکلا اور وہ لہو لہان ہو گئی۔ صحت یاب ہونے پر وہ دوبارہ سے اسکول جانے لگی۔ پہلے وہ بس میں سوار ہو کر اسکول جایا کرتی تھی، اب اکثر راحیل اسے اسٹاپ سے کار میں سوار کر کے اسکول چھوڑ دیا کرتا۔ جب صبح ملاقات نہ ہو پاتی تھی تو وہ دوپہر میں کسی ریسٹوران میں ملاقات کر لیتے تھے۔ آج بھی صبح ان کی ملاقات نہیں ہو سکی تھی، اس لیے دوپہر میں ملاقات کا وقت رکھا تھا۔ راحیل 1 بجے سے رانا کا انتظار کر رہا تھا اور وہ 2 بجے آئی تھی۔ سوری، دیر ہو گئی۔ وہ دراصل آج اسکول میں بچوں کو تقریری مقابلے کی تیاری کرانا تھی، اس وجہ سے۔ میں نے وجہ پوچھی تھی؟ نہیں۔ بس چھوڑ دو، کام کی بات کرو۔ راحیل نے اس کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا۔ راحیل، ہم کب تک یوں چھپ چھپ کر ملتے رہیں گے؟ تم اپنے والدین سے شادی کے لیے بات کیوں نہیں کر لیتے تاکہ ہم ایک ہو جائیں؟ رانا نے کہا۔ ایک ہونا کون سا مشکل کام ہے، ہم ابھی ایک ہو جاتے ہیں، راحیل نے مینیخیز ہنسی کے ساتھ کہا۔ میری بات کو ہنسی میں نہ ڈالو، سنجیدگی سے اس مسئلے کا حل نکالو، رانا نے کہا۔ میری جان، میں بہت سنجیدہ ہوں، مگر امی اور ابو کو کون سمجھائے؟ وہ میری شادی کے بارے میں سنجیدہ ہی نہیں ہے۔ وہ کیوں؟ ان کا خیال ہے کہ ابھی میری شادی کی عمر نہیں ہوئی، کھیل کود کے دن ہیں۔ میرے والدین میری شادی کے لیے زیادہ دن انتظار نہیں کر سکتے، اس دوران کہیں سے رشتہ آ جانے پر وہ میری شادی کر دیں گے اور ہم کبھی بھی ایک دوسرے کو نہ پا سکیں گے۔ میری خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ انہیں کس طرح سمجھاؤں، تم ہی کوئی ایسا طریقہ بتاؤ۔ راحیل نے بے بسی سے اس کی جانب دیکھا۔ میں کیا بتاؤں، یہ کام مردوں کے سوچنے کا ہے، رانا نے کہا۔ میری سمجھ میں ایک ہی بات آ رہی ہے کہ ہم کورٹ میرج کر لیں، راحیل نے رانا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ راحیل، ایسا سوچنا بھی نہیں، اس میں ہمارے والدین کی رسوائی ہے، لوگ طرح طرح کی باتیں کر لیں گے۔ رانا یہ کہتے ہوئے سوچ میں پڑ گئی۔ راحیل کے آرڈر دینے پر بیرا کولڈ ڈرنک لے آیا تھا۔ کس سوچ میں پڑ گئی؟ کولڈ ڈرنک پیو، اس مسئلے کا بھی حل سوچ ہی لیں گے، راحیل نے ہنستے ہوئے کہا۔ رانا نے خاموشی سے کولڈ ڈرنک پینا شروع کر دی تھی۔ وہ گہری سوچوں میں غرق تھی۔ اس کے والدین رانا کی شادی کر کے اس فرض سے جلد سبکدوش ہونا چاہتے تھے۔ راحیل اس سے محبت کا دم بھر رہا تھا، مگر شادی کے معاملے میں سنجیدہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ بات رانا کے لیے تکلیف کا سبب بن رہی تھی۔ کہیں سے بھی اچھا رشتہ آنے پر اس کی شادی فوری ہو سکتی تھی۔ رات میں راحیل جب دوستوں کی محفل میں بیٹھا، وہ بہت خاموش تھا۔ اس کی خاموشی دیکھ کر سب دوست ہی حیران تھے۔ کیا بات ہے راحیل، بڑے خاموش ہو؟ شکیل نے وسکی کا گلاس اٹھاتے ہوئے کہا۔ دوستوں، بات ہی ایسی ہے، تمہارے دوست نے ایک خوبصورت چڑیا پھنسائی تھی، وہ اب ہاتھوں سے نکلنی جا رہی ہے۔ کس طرح؟ راحیل نے کہنا چاہا۔ پہلی بار سن رہے ہیں کہ راحیل نے کسی خوبصورت چڑیا کو پھانسا ہے اور وہ ہاتھوں سے نکلی جا رہی ہے۔ ایاز نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کہیں خوبصورت چڑیا کا نام رانا تو نہیں؟ ندیم نے مینیخیز مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں رانا کے بارے میں ہی سوچ رہا ہوں، اسے پھانسنے کے لیے میں نے بہت محنت کی ہے، مگر ایسا لگتا ہے کہ وہ میرے ہاتھوں سے نکل جائے گی، راحیل نے کہا۔ راحیل، تم اس بھنورے کی طرح ہو جو ہر کلی کا رس چوس لینے کی صلاحیت رکھتا ہو۔
फिर तुम ऐसी मायूसी की बातें कर रहे हो। सलाहुद्दीन ने गिलास में जाम उंडेलते हुए कहा। तुम दुरुस्त कहते हो। मेरी दौलत की चमक दमक देखकर अच्छी से अच्छी लड़की भी बहक जाती है, लेकिन राना उन लड़कियों से मुख्तलिफ है। वो मुझे अपने नज़दीक ही नहीं आने देती। वो तुम्हें नज़दीक नहीं आने देती तो तुम उसके नज़दीक चले जाओ, तुम्हारा काम बन जाएगा। अयाज ने आंख मारते हुए कहा। वो बहुत ही मोहताज लड़की है, रेस्टोरेंट के अलावा कहीं और नहीं जाती। कार में भी कुछ खाने को दूं तो बहाने के साथ अपने पास रख लेती है कि बाद में खा लूँगी। राहिल ने बताया। तुम शिकारी हो, कोई नया जाल ले आओ, वो खुद ब खुद जाल में फंस कर रह जाएगी। इस मौके पर हम दोस्तों को मत भूलना, नदीम ने कहा। नहीं भूलूंगा, तुम मुझे कुछ बताओ कि किस तरह से उसे जाल में फांसूं, राहिल ने कहा। हमारा हिस्सा पक्का है ना, अयाज ने पूछा। हाँ भाई पक्का है। फिर कान इधर लाओ, नदीम सरगोशी के अंदाज में राहिल से मुखातिब हुआ। नदीम ने राहिल के कान में कुछ कहा और राहिल के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। ज़बरदस्त, तुम पक्के शैतान हो। क्या ज़ोरदार मंसूबा है। इस जाल में वो ज़बरदस्त तरीके से फंस कर रह जाएगी, राहिल ने कहा। वो फड़फड़ा भी नहीं सकेगी, अयाज ने कहा। सुबह जब रायना स्कूल जाने के लिए राहिल की कार में बैठी तो वो बहुत खुश दिखाई दे रहा था। क्या बात है, आज बड़े खुश दिखाई दे रहे हो, राना ने पूछा। हाँ, बात ही ऐसी है। मेरे एक दोस्त जमशेद के घर वाले उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी करना चाहते थे, फिर अचानक वो उसकी मर्ज़ी की जगह शादी करने को तैयार हो गए हैं, इसलिए मैं खुश हूँ। क्या वाकई? हाँ भाई, मैं सच कह रहा हूँ, राहिल ने कहा। तुम्हारे दोस्त ने ऐसा क्या अमल किया था जो घर वाले मान गए? वो बता रहा था कि उसने किसी मज़ार पर जाकर दुआ मांगी थी जो कबूल हो गई, राहिल ने बताया। फिर तुम्हारा क्या इरादा है, राना ने पूछा। किस बारे में? राहिल ने चौंकते हुए पूछा। जब तुम्हारे दोस्त की दुआ कबूल हो सकती है तो तुम्हारी क्यों नहीं हो सकती, राना ने कहा। कमाल है, मेरा ज़हन इसकी तरफ गया ही नहीं। जब मेरे दोस्त की दुआ कबूल हो सकती है तो फिर मेरी भी हो सकती है। मैं आज ही अपने दोस्त से तफसील मालूम करूँगा। तफसील पूछकर क्या करोगे? तुम भी किसी मज़ार पर जाकर दुआ मांगो, राना ने कहा। दुआ मेरे दोस्त की कबूल हुई है, मुझे उससे पूछना पड़ेगा कि वो किस मज़ार पर गया था और उसने क्या दुआ मांगी थी जो फ़ौरन कबूल हो गई। मज़ारात पर बहुत लोग जाते हैं, हर किसी की दुआ कबूल नहीं होती। हाँ, ये बात भी है, हर किसी की दुआ कबूल कहाँ होती है, राना ने कहा। राहिल ने राना का स्कूल आ जाने पर वहाँ उतार कर उसे आगे बढ़ गया। वो दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि राना उसके जाल में खुद ब खुद फंसती जा रही है। दूसरे दिन मुलाकात पर खुद ही राना ने सवाल कर डाला कि उसने अपने दोस्त से मुलाकात की या नहीं। हाँ भाई, मुझे याद था, मेरी दोस्त से मुलाकात ना हो सकी मगर मोबाइल पर बातचीत हो गई थी। उसने मुझे बताया था कि वो कैंजर झील के वस्त में वाक़या नूरी जाम तमाची के मज़ार पर अपनी दोस्त के साथ गया था और वहाँ उसने दुआ मांगी थी, क्योंकि उसे भी किसी ने बताया था कि जिसके साथ शादी करनी है उसे साथ ले जाकर दुआ मांगनी है। क्या अकेले जाने से दुआ कबूल नहीं होगी, राना ने पूछा। मेरे दोस्त को जिसने ये बात बताई थी उसे भी किसी ने यही बात बताई थी कि ऐसा करने से उसके दिल की मुराद पूरी हुई थी, और फिर मेरे दोस्त ने भी ऐसा ही किया था और उसकी मुराद भी पूरी हुई थी। मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारी किस तरह मुराद पूरी होगी। तुम्हारे वालिदैन किसी सूरत तुम्हें अकेले मेरे साथ जाने नहीं देंगे। ये कहते हुए राहिल सोच में पड़ने की एक्टिंग करने लगा। मेरे वालिदैन क्या, किसी और के वालिदैन किसी अजनबी लड़के के साथ तन्हा अपनी बेटी को जाने की इजाज़त नहीं देंगे, राना ने कहा। ठीक है, फिर हमें खुद को हालात के धारे पर छोड़ देना चाहिए। नसीब में शादी लिखी होगी तो हो जाएगी। ऐसा ना कहो, मुझे कुछ सोचने दो। हमें आखिर कोशिश करनी चाहिए, हो सकता है कोई हल निकल आए। हाँ, सोच लो, शायद कोई हल समझ में आ जाए, राहिल ने कहा। कुछ देर सोचते रहने के बाद राना के जहन में एक तरकीब आ ही गई और वो मुस्कुरा दी। उसे मुस्कुराता देखकर राहिल भी मुस्कुरा दिया। तुम्हारे जहन में ज़रूर कोई तरकीब आ गई है। हाँ राहिल, तुम्हारा अंदाज़ा दुरुस्त है। मैं अपनी किसी सहेली की शादी का बहाना बनाकर तुम्हारे साथ चल देती हूँ, ये भी करके देख लेते हैं, राना ने कहा। बहुत खूब, आइडिया अच्छा है, इस तरह हम कैंजर झील पहुँच जाएंगे, राहिल खुश होते हुए बोला। जिस दिन उन्हें जाना था इससे एक दिन पहले राहिल ने अपने दोस्तों को बताया
और तय ये पाया कि वो भी उनके साथ कैंजरी झीली जाएंगे, लेकिन मज़ार पर जाने से पहले वो कुछ फासले पर रहेंगे। जब वो कश्ती के ज़रिए नूरी जाम तमाची के मज़ार पर पहुंच जाएंगे तो वो भी वहां पहुंच जाएंगे। राना बहुत खुश थी। सफ़र पर निकलने से पहले उसने 2 रकात नफल अदा की और अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि वो खैरियत के साथ अपने घर पहुंच जाए। राना 5 वक़्त नमाज की बाकायदगी के साथ अदा करने के साथ तहज्जुद गुजार भी थी। उसे अल्लाह ताला की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा था और जो कुछ भी मांगती थी उससे ही मांगती थी। जब उसने राहील से उसके दोस्त के बारे में सुना था, उसे भी पुख्ता यकीन हो गया था कि उनकी भी मज़ार पर मांगी दुआ ज़रूर कबूल होगी। नूरी जाम तमाची का मज़ार कैंजर झील के वस्त में था। मज़ार पर पहुंचकर सबसे पहले साहिब मज़ार के लिए फातिहा पढ़ी। वो जैसे ही फातिहा से फारिग हुई, उसकी नज़र राहील पर पड़ी, जो हर बात से बेपरवाह मज़ार की तरफ आती एक कश्ती को देख रहा था। उस कश्ती में 4 आदमी सवार थे। राहील, हम यहाँ दुआ मांगने आए हैं और तुम यहाँ ऐसे खड़े हो जैसे तफरीह की गरज से आए हो। इंसान के लिए तफरीह भी ज़रूरी होती है, वरना वो बोरियत का शिकार हो जाता है। ये कहते हुए उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी। राना इस ख़ास चमक को महसूस किए बगैर ना रह सकी थी। कश्ती मज़ार के करीब से करीब होती जा रही थी। कश्ती का मल्लाह मुसाफिरों को मज़ार पर छोड़कर वापस चला गया। मज़ार पर आने वाले उन 4 नौजवानों के चेहरों पर मुस्कुराहट और आंखों में एक ख़ास चमक थी। वो राना को ही दिलचस्पी से देख रहे थे। वाकई बड़ी खूबसूरत चिड़िया लेकर आए हो, अयाज ने कहा। बहुत ही अच्छी है, नदीम ने खुश होते हुए कहा। कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसी बात करने की? राना ने गुस्से से कहा। यह बात राहील से पूछो, हमें तो इसने दावत ही दी है और हम चले आए, सलाउद्दीन ने कहा। राहील, ये कौन लोग हैं? राना ने राहील की तरफ देखा। ये मेरे दोस्त हैं, बहुत ही पक्के दोस्त। हमारी आदत है कि हम जो भी कुछ खाते हैं मिल बांट कर खाते हैं। मेरी तुम पर उसी दिन से नज़र थी जब तुम ज़ख्मी हुई थी, लेकिन तुम इतनी होशियार साबित हो रही थी कि चिकनी मछली की तरह हाथों में नहीं आ रही थी। इसलिए हम दोस्तों ने मिलकर यह प्रोग्राम बनाया कि इस जगह लाकर दिलशोरी की जाए। राहील ने कहा। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ और आज ही मैं सच्ची बात कर रहा हूँ। सच्ची बात हमेशा कड़वी लगती है। इसका मतलब हुआ कि तुम जो मुझसे शादी की बातें किया करते थे वो सब फराड था। हाँ, बिल्कुल फराड था। मैं तुम्हें जाल में फांसने के लिए ऐसा किया था। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, समझे? राना ज़ोर से चीखी। आहिस्ता, यहाँ तुम्हारा शोर सुनकर कोई भी तुम्हारी मदद को नहीं आएगा, इसलिए चुपचाप हमारी बात मान लो। इसी में तुम्हारी बेहतरी है, वरना अयाज ने धमकी दी। वरना क्या कर लोगे तुम? राना गुस्से से बेफर गई। वरना वो कुछ हो जाएगा जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती। हम जिस इरादे से तुम्हें लाए हैं उस पर ज़रूर अमल होगा। फिर हम तुम्हें उस बाज़ार में बेच आएंगे जिसका तसव्वुर करके तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, राहील ने कहा। देखो राहील, शराफत से मुझे यहाँ से जाने दो, वरना मैं झील में कूदकर खुदकुशी कर लूँगी, राना ने धमकी दी। बेशक कर लेना, लेकिन मैंने जो तुम पर मेहनत की है वो वसूल कर लेने दो। ये कहते हुए वो उस पर झपटा। राना फुर्ती से उसकी बाहों में आते ही निकल गई। वो फिर उसका पीछा करते हुए भागा। राना मज़ार पर इधर उधर भाग रही थी। राहील उसको अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रहा था। उसके साथी चाहते तो राना को पकड़ सकते थे, लेकिन वो इस मंजर से लुत्फ़अंदोज़ होने को तरजीह दे रहे थे। राहील ने झपटकर उसे अपने बाहों में भरकर काबू करना चाह रहा था। राना उसे वास्ते दे रही थी, मगर उस पर पूरी तरह से शैतान गालिब आ चुका था। वो हर सूरत में इस मौके को ज़ाया नहीं करना चाहता था। राना के दिल में जो दुआएं आ रही थीं वो मांग रही थी, ये जानते हुए भी उसकी मदद को आने वाले का दूर दूर तक पता नहीं था। उसके बावजूद वो खुदा की रहमत से मायूस नहीं हुई थी। वो अपनी इज़्ज़त का भरपूर तरीके से दिफा कर रही थी। अचानक राना को ठोकर लगी और वो गिर पड़ी। राहील ने फ़ौरन उसे जा लिया। बस हो गया, ज़्यादा मजाक मत करो। जलील कमीने कुत्ते, छोड़ दे मुझे, राना ज़ोर से चीखी। साली, बहुत गालियाँ देना आ गई हैं तुझे। ये कहते हुए जैसे ही राहील ने राना को थप्पड़ मारना चाहा, उसकी पीठ पर किसी की ज़ोरदार लात पड़ी
उसने गुस्से से पलट कर देखा। उसका ख्याल था कि उसके किसी साथी ने मजाक में ये हरकत की है, मगर उसके पीछे कोई और शख्स खड़ा गुस्से से उसे देख रहा था। उसके हाथ में पिस्तौल भी था जिसका रुख उसकी जानिब था। छोड़ दो इसे, वरना अभी तेरा भेजा गोलियों से उड़ा दूंगा, उसने कहा। राहील के लिए इसके सिवा कोई और चारा नहीं था कि वह राना को छोड़कर अलग हो जाए। उस शख्स ने राना को मुखातिब करते हुए कहा, बहन घबराओ नहीं, यह तुम्हारा बाल भी बेका नहीं कर सकते। तुम कश्ती में सवार होकर चली जाओ, मैं इनको देख लूँगा। राना हैरत से उस गैबी मदद पर हैरान होकर उस शख्स को देख रही थी जिसे वो जानती भी नहीं थी, और वो उसकी मदद को पहुंच गया था। और एक राहील था जो उसे जानता था, फिर भी उसकी असमत को तार तार कर देना चाहता था। बहन, सोचने का वक्त नहीं है, तुम्हें वापस अपने घर जाना है, इसलिए फ़ौरन कश्ती में बैठ जाओ, वो शख्स बोला। राना अपने हवास को काबू करते हुए आगे बढ़ गई। कश्ती में एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उसके सर से लेकर दाढ़ी तक बाल सफ़ेद थे। उसके कंधे पर रुमाल भी रखा हुआ था। राना के कश्ती में बैठते ही कश्ती चल दी और आहिस्ता आहिस्ता मज़ार से दूर होती जा रही थी। कश्ती के किनारे पर रुकते ही जैसे ही राना ने बाबा का शुक्रिया अदा करने को उसकी जानिब देखा, उसे हैरत का ज़बरदस्त झटका लगा। कश्ती में उसके सिवा कोई नहीं था। उसके जिस्म में कपकपी सी तारी हो गई और वो तेज़ी से कश्ती से निकलकर भागी। साहिल के किनारे मलाह ने अपने मोबाइल को देखा। अभी तक मोबाइल पर कोई कॉल नहीं आई थी। हैरत है, अभी तक इन 4 नौजवानों ने मुझे बुलाया नहीं और ना ही अपना नंबर मुझे देकर गए थे। अगर वो मुझे अपना नंबर दे देते तो मैं खुद ही उनसे रब्ता करके पूछ लेता कि क्या प्रोग्राम है। मलाह ने खुद कलामी की, मुझे खुद ही चल कर देख लेना चाहिए। हो सकता है कि उनके मोबाइल की बैटरी की चार्जिंग ख़त्म हो गई हो। वैसे भी उन्हें मज़ार से लेकर तो आना है। वो अपनी कश्ती को मज़ार की जानिब बढ़ाने लगा। मज़ार आने पर वो मज़ार के अहाते में दाखिल हो गया, लेकिन फिर उसे ज़ोर का झटका लगा। हैरत से उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहाँ उन नौजवानों का कोई नामो निशान नहीं था। यूँ लगता था जैसे वहाँ कोई आया ही नहीं हो, जबकि उनकी कारें साहिल पर मौजूद थीं। ये इस मज़ार पर दूसरा वाक़या था। इससे कबल 5 अफराद की गोलियां लगी लाशें मिली थी। फ़र्क ये था कि वो मुख्तलिफ़ उम्रों के थे, जबकि ये तमाम के तमाम नौजवान थे जो लापता हो गए।